एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। गुलबर्ग पहुंचकर समीना ने अपनी टैक्सी चौक से कुछ दूर रुकवा ली। वो नीचे उतर रही थी कि दूसरी टैक्सी उनके आगे आकर रुक गई। पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों गुंडे नीचे उतरकर उनकी तरफ लपके। उन्होंने शापरी को पकड़ लिया और अपनी टैक्सी की तरफ खींचने लगे। तकरीबन 100 गज आगे रेस्टोरेंट और दुकानें वगैरह थी। शापरी जोर जोर से चीखने लगी। समीना ने अपने बुर्के की परवाह किए बगैर एक गुंडे पर हमला कर दिया। वो उसके घूंसों और लातों की परवाह किए बगैर शापरी को अपनी टैक्सी की तरफ खींचते रहे। चौक पर बैठे हुए लोग शोर सुनकर उसकी तरफ दौड़े। उन दोनों आदमियों में से एक टैक्सी में बैठ चुका था और शापरी को अंदर खींच रहा था, जबकि दूसरा गुंडा शापरी को पीछे से धकेल रहा था। चौक की तरफ से लोगों को अपनी तरफ आते देखकर ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट कर दी। दूसरा गुंडा शापरी को अंदर धकेलने की कोशिश कर ही रहा था कि टैक्सी हरकत में आ गई। उस गुंडे ने शापरी को छोड़ दिया और खुद टैक्सी में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन शापरी उसकी टांगों से लिपट गई। टैक्सी की रफ्तार तेज हो गई थी। शापरी साथ साथ घिसट रही थी, लेकिन उसने गुंडे को नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि टैक्सी निकल गई। इस दौरान दौड़ते हुए लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने गुंडे को पकड़ लिया और माँ बहन की गालियां बकते हुए उसकी धुनाई करने लगे। एक आदमी चीखा, मारो इस बेगैरत को, शर्म नहीं आती इन लोगों को, इनके अपने घरों में माँ बहनें नहीं है। एक और आदमी चीखा, पुलिस के हवाले करो इसे। तीसरे आदमी ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, आप परेशान ना हो बहन, इसे हम अभी पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस इसके दूसरे साथियों को भी पकड़ लेगी। समीना ने अपना बुर्का संभालते हुए कहा, पुलिस थाने बात पहुंच गई तो हमारी बहुत रुसवाई होगी, बेहतर होगा कि इसे कुछ सजा देकर छोड़ दें। इस खींचातानी में उसका बुर्का फट गया था। एक और आदमी ने कहा, आप परेशान ना हो, आपको थाने तक जाने या पुलिस का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही निमट लेंगे इन हरामजादों से। एक और आदमी चीखा, अरे ये देखो पिस्तौल। वो सब उस तरफ मुतवज्जे हो गए। सड़क के किनारे जमीन पर एक पिस्तौल पड़ा था। शाहपरी ने भी वो पिस्तौल देखा और उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। ये उसी का पिस्तौल था जो गुंडों से धींगा मुश्ती में उसके लिबास से गिर गया था, लेकिन उस वक्त उसने पिस्तौल के सिलसिले में खामोश रहना ही बेहतर समझा। एक आदमी ने झुककर वो पिस्तौल उठा लिया, बोला, ये इसी का होगा। गुंडा चीखा, नहीं जी, कसम रब्दी, ये पिस्तौल मेरा नहीं है। उसने गुंडे को ठोकर मारते हुए कहा, तुम्हारे किसी साथी का होगा, वारदातें भी करते हो, इसे थाने ले चलो, आप लोग जाएं बीबी। उसने आखिरी अल्फाज समीना और शापरी से मुखातिब होकर कहे थे। शापरी ने समीना की तरफ देखा, फिर अपनी चादर संभालने लगी और वो दोनों वहां से हट गईं और एक गली में घुस गईं। उनके चेहरे लोगों ने देख लिए थे। अखबारात में अगरचे समीना की तस्वीर भी छप चुकी थी, लेकिन एक तो वो तस्वीर बहुत पुरानी थी और दूसरे उसे छपे हुए भी कई रोज हो चुके थे। लोगों को याद भी नहीं रहा होगा और यही वजह थी कि उस वक्त समीना को किसी ने शनाख्त नहीं किया था। यूं भी उस वक्त अफरा तफरी की सी कैफियत थी, किसी ने इस ख्याल से उसकी तरफ देखा भी नहीं होगा। वो दोनों करीबी रास्ता इख्तियार करने की बजाय कई गलियों का चक्कर काटती हुई अपनी कोठी पर पहुंच गईं। उस वक्त 11:30 बज रहे थे। रजिया बरामदे में ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। जब वो करीब पहुंची तो उनकी हालत देखकर रजिया चौंके बगैर न रह सकी। अरे ये क्या हुआ, क्या हुलिया हो रहा है तुम दोनों का, लगता है किसी से धींगा मुश्ती हुई थी। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कोई खास बात नहीं है, जरा दो गुंडों से दो हाथ हो गए थे। रजिया एकदम परेशान हो गई, बोली, कौन थे वो? समीना बोली, गुंडे तो गुंडे ही होते हैं, अब तुम उनका शजरा मत पूछो, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करो, बड़े जोर की भूख लग रही है। रजिया जैसे चौंक कर बोली, अंदर चलोगी तो खाना दूंगी, खाना यहाँ तो नहीं आ सकता ना। वो भाईजान का पता चला? समीना बोली, हाँ वो ठीक है, सिर्फ। वो कहते कहते रुक गई। रजिया ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, बोली, सिर्फ क्या? समीना बोली, वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ सर फट गया है, एक टांग की हड्डी टूट गई है, चेहरे का नक्शा थोड़ा सा बदल गया है और कुछ नहीं हुआ, बाकी ठीक है, तुम परेशान मत हो। रजिया एकदम परेशान हो गई, बोली, ये क्या कह रही हैं आप? समीना ने उसका गाल थपथपाया, बोली, परेशान ना हो मेरी बन्नो, शारे का एक्सीडेंट हो गया था, उसे मामूली चोटें आई हैं। रजिया बोली, आप उन्हें यहाँ लेकर क्यों नहीं आई? समीना बोली, वो जहाँ भी है महफूज है और उसकी मुनासिब देखभाल हो रही है, फिलहाल उसे यहाँ लाना मुनासिब नहीं है, चल तू खाना निकाल हमारे लिए, बड़े जोर की भूख लग रही है। समीना कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शापरी भी अपने कमरे में चली गई। रजिया कुछ देर वहां खड़ी रही और फिर वो भी किचन में घुस गई।
शारिक को नर्स रजिया के क्वार्टर में रहते हुए 4 रोज हो चुके थे। रजिया अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने के साथ साथ शारिक की देखभाल भी कर रही थी और हकीकत ये थी कि उसने दोस्ती का दावा किया था तो दोस्ती का हक अदा भी किया था। वो सुबह 7:30 बजे अस्पताल से वापस आती। सबसे पहले शारिक का मुंह हाथ धुलाकर उसे नाश्ता करवाती और दवाएं देती। नाश्ते के दौरान कुछ गपशप भी होती रहती। फिर रजिया कुछ देर के लिए सो जाती। शाम तक इसी तरह वक्त गुजरता रहा। रजिया शारिक के आराम का पूरा ख्याल रखे हुए थी, लेकिन उसे खुद आराम करने का बहुत कम मौका मिलता था। नींद पूरी न होने की वजह से उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे और आंखें सुर्ख रहने लगी थी। इस दौरान रजिया को बैरूनी मुदाखलत का भी सामना था। शारिक के यहाँ आने से पहले वो सुबह वापस आकर सो जाती और 3-4 बजे जाग जाती। इस दौरान वो अपने काम भी करती और उसे मिलने वाले जिनमें ज्यादातर नर्सें ही शामिल थीं आते रहते और उनसे गपशप होती रहती। कभी वो खुद किसी के घर चली जाती। पड़ोस में रहने वाली नर्स आरिफा का शौहर अक्सर उसके यहाँ आता जाता था, लेकिन शारिक को यहाँ लाने के बाद तमाम मामूलात बदल गए थे। उसे आराम का मौका बहुत कम मिलता। मिलने के लिए आने वालों को भी ज्यादातर बाहर से ही टाल देती। कोई अंदर आ भी जाता तो उसे अपने कमरे में लाने की बजाय दूसरे कमरे में ले जाती, जो ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। शकीला उसकी सबसे ज्यादा करीबी दोस्त थी। वो मेडिकल वार्ड में नाइट ड्यूटी पर थी। वो आमतौर पर शाम को तैयार होकर रजिया के पास आ जाती और वो दोनों इकट्ठे ही अस्पताल जाती। लेकिन शारिक की वजह से रजिया 3 दिन से उसे बाहर से ही टरखा रही थी। शकीला जब भी आती रजिया एक ही जुमला दोहराती, मुझे देर हो जाएगी, तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। पहले 2 दिन तो शकीला ने इस बात को महसूस नहीं किया, लेकिन तीसरे रोज उसे रजिया की ये बात खल गई, क्योंकि पहले वो जब भी आती थी रजिया उसे कमरे में ले आती, बातें भी होती रहती और रजिया तैयारी भी करती रहती। लेकिन तीसरे रोज जब रजिया ने वही जुमला दोहराया तो वो बुरा मान गई। उसने रजिया को घूरते हुए कहा, क्या बात है रजिया, अंदर किसी को बिठा रखा है जो मुझे बाहर से ही टरखा देना चाहती हूँ? रजिया बोली, अरे नहीं शकीला, मुझे अभी कपड़े इस्त्री करने हैं, नहाना है और पूरी तैयारी करनी है, जबकि ड्यूटी शुरू होने में सिर्फ 10-15 मिनट रह गए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी देर हो जाए, इसलिए तुम जाओ। शकीला बोली, अच्छा, मैं रात को तुमसे बात करूंगी। वो उसे घूरते हुए चली गई। उस रात ड्यूटी रूम में शकीला ने रजिया से साफ तौर पर कह दिया था कि वो उससे कुछ छुपा रही है। शकीला बोली, अगर तुमने किसी से दोस्ती कर ली है तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, तो मैं उसे भगा कर तो नहीं ले जाऊंगी। रजिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा, एक मर्द को 1 साल तक भुगत चुकी हूँ। अब तो मर्दों के नाम से ही मुझे नफरत हो गई है। किसी मर्द के लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं। अगर कोई ऐसी गैर मामूली बात हुई तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगी। रजिया ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन दिल ही दिल में उसे एहसास हो गया था कि वो झूठ बोल रही थी। वो जब से शारिक को अपने क्वार्टर में ले आई थी वो अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। वो शारिक के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। शारिक समीना का था। ये जानने के बावजूद जब भी शारिक के बारे में सोचती उसे अपने दिल में कुछ कुछ महसूस होता। शकीला के अलावा पड़ोस में रहने वाले कुछ और लोग भी थे जिन्हें रजिया ने नाराज कर दिया था, और बाज लोगों ने तो उसके घर आना ही छोड़ दिया था। और रजिया चाहती भी यही थी कि शारिक जब तक यहाँ है उसके घर कोई ना आए। लेकिन रफीक बहुत ही ढीठ इंसान साबित हुआ। वो चौथा रोज था। शाम के 5 बजे थे। रजिया शारिक के साथ चाय पी रही थी कि बाहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। रजिया ने चाय का कप मेज पर रख दिया, कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और तेज तेज कदम उठाते हुए सहन वाला दरवाजा खोल दिया। फिर अपने बाप को देखकर वो चौंके बगैर न रह सकी। हस्बे मामूल उसके करीब ही अपने दरवाजे के सामने रफीक भी खड़ा था। रजिया अपने बाप को रास्ता देने के लिए दरवाजे से हट गई। उसके बाप के साथ ही रफीक भी अंदर आ गया। रजिया ने बरामदे में आकर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। बोली, आप अंदर चलिए डैडी और मिस्टर रफीक, प्लीज आप। उसने जुमला अधूरा छोड़कर बाहर की तरफ इशारा कर दिया। रफीक सहन में ही रुक गया। उसने दूसरे कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और बाहर निकल गया। रजिया ने सहन का दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइंग रूम में आ गई। वो सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, बैठिए डैडी, मुझे आपका पैगाम मिला था लेकिन दूसरे दिन आप आए नहीं। उसके डैडी ने कहा, एक जरूरी काम पड़ गया था जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। मेरा ख्याल था कि इस दौरान तुम खुद घर का चक्कर लगाओगी। रजिया बोली, आजकल मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है। सुबह 7 बजे आने के बाद सो जाती हूँ और सारा दिन सोते में गुजर जाता है, फिर आने जाने का वक्त ही नहीं रहता। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रजिया कहते हुए बाहर आ गई। उसने अपने कमरे में शारिक को अपने बाप के बारे में बताया था और फिर दरवाजा बंद करके किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो चाय बनाकर दोबारा ड्राइंग रूम में आ गई। चाय पीने के दौरान रजिया अपनी वालिदा और बहन भाइयों के बारे में दरियाफ्त करती रही और फिर मौका पाकर बोली, कोई खास काम था डैडी? उसके डैडी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटी, 3-4 रोज पहले तुम्हारे मकान का किराएदार आया था। तुम जानती हो वो एक सरकारी ऑफिसर है। उसका पेशावर तबादला हो गया है। वो मकान खाली करना चाहता है।
रजिया बोली तो ठीक है, मकान खाली कर दे। बाप ने कहा एग्रीमेंट के मुताबिक उसने 1 महीने का नोटिस दिया है ताकि उसकी डिपॉजिट की रकम की वापसी का बंदोबस्त हो सके। वैसे उसने कहा है कि वो 1 महीने का किराया तो दे देगा, लेकिन अगर पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो वो 2-3 दिन में मकान खाली करने को तैयार है। रजिया बोली डैडी, किराए से मिलने वाले पैसे तो आप ही के पास रहते हैं और डिपॉजिट की रकम भी आपके पास है, आप उन्हें दे दीजिए। उसके डैडी ने कहा तुम्हारे सारे पैसे तो मैंने बैंक अकाउंट में जमा करवा रखे हैं, मकान का किराया भी हर महीने बैंक में जमा करवा देता हूँ और चेक बुक मैंने तुम्हें दे दी है। रजिया बोली मैं आपको चेक देती हूँ, आप सुबह बैंक से रकम निकलवा कर उन्हें दे दें और उनसे डिपॉजिट वाली रसीद वापस ले लें। शायद 30,000 रुपए दिए थे उन्होंने। डैडी ने कहा हाँ एक और बात, प्रॉपर्टी डीलर को पता चल गया है कि मकान खाली होने वाला है। उसने कहा था कि रजिया ने उसकी बात काटी, बोली नहीं अभी मकान किसी को मत दें, मैं चेक बुक लेकर आती हूँ। रजिया उठकर दूसरे कमरे में आ गई और अलमारी खोलकर चेक बुक तलाश करने लगी। शारिक बिस्तर पर खामोश लेटा उसकी तरफ देख रहा था। रजिया अलमारी से चेक बुक निकाल कर मुड़ी ही थी कि अपने डैडी को कमरे में दाखिल होते देखकर उछल पड़ी। उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। शारिक ने भी रजिया के बाप को देख लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। डैडी कभी शारिक और कभी रजिया को देख रहे थे। बोले ये कौन है? इसलिए तुमने मुझे दूसरे कमरे में बिठाया था? इतनी गिर गई हो तुम, मैं सोच भी नहीं सकता था। और शायद इसलिए तुमने घर छोड़ा था कि अलग रहकर ऐसी घटिया हरकतें कर सको। रजिया बोली, आहिस्ता बोली डैडी, खुदा के लिए आप गलत मत समझिए, मैं आपको बताती हूँ ये सब क्या है। डैडी चीखे, बकवास बंद करो, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। रजिया ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। बोली, खुदा के लिए डैडी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे आपकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। आप बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उसने बाप को हाथ से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। रजिया का बाप कुर्सी पर बैठ तो गया, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे। वो अब भी खूंखार नजरों से कभी रजिया को और कभी शारिक को घूर रहा था। शारिक ने पिस्तौल दोबारा तकिए के नीचे रख लिया। डैडी ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन है? रजिया बोली, एक मासूम, मजलूम और बेगुनाह शख्स जिसे पुलिस से बचाने के लिए मैंने यहाँ पनाह दे रखी है। डैडी के मुंह से बेख्तियार निकला, ओह। वो गहरी नजरों से शारिक का जायजा ले रहे थे। शारिक के सर पर बंधी हुई पट्टी, गाल पर बैंडेज और एक टांग पर क्रीप बैंडेज ने उन्हें बहुत कुछ समझा दिया। अभी चंद रोज पहले ही तो अखबारों में खबर छपी थी कि एक खतरनाक मुजरिम अस्पताल के सर्जिकल वार्ड से फरार हो गया और रजिया की ड्यूटी भी सर्जिकल वार्ड में ही थी। वो शारिक और रजिया की तरफ देखते हुए बोले, ये तुमने क्या किया रजिया? पुलिस आज भी इसकी तलाश में है। अगर किसी को शुबा हो गया कि इसे तुमने अपने क्वार्टर में पनाह दे रखी है तो जानती हो क्या होगा। रजिया बोली, मैंने अंजाम के बारे में नहीं सोचा डैडी, मैंने एक बेगुनाह की मदद की है और मुझे अंजाम की परवाह नहीं। अभी तक किसी को शुबा नहीं हो सका कि शारिक यहाँ है। आप भी इस राज को अपने तक ही रखिए और यकीन कीजिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया। डैडी ने उसे घूरा। बोले, गलत काम नहीं किया? तुम आग से खेल रही हो बेटी। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर। रजिया ने उनकी बात काट दी। बोली, इस मौजू को यहीं खत्म कर दीजिए डैडी, बस आपसे इतनी दरखास्त है कि इस राज को राज ही रहने दीजिए। वो कुछ देर खामोश हुई, फिर बोली, मैं आपको चेक लिख देती हूँ, फिर मुझे भी ड्यूटी पर जाने की तैयारी करनी है। इस दौरान शारिक खामोशी से बिस्तर पर लेटा रहा। थोड़ी ही देर के बाद रजिया और उसका वालिद उठकर बाहर चले गए। वो कुछ देर आंगन में खड़े रहे। उनकी बातों की आवाज शारिक को सुनाई दे रही थी, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। और फिर गालिबन रजिया का डैडी चला गया, क्योंकि बाहर का दरवाजा बंद होने की आवाज शारिक ने सुनी थी। उसके चंद ही सेकंड के बाद रजिया कमरे में आ गई। शारिक ने रजिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे डैडी ने मुझे यहाँ देख लिया है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। रजिया बोली, कुछ नहीं होगा, वो किसी से इस बात का तस्करा नहीं करेंगे, अम्मी को भी नहीं बताएंगे, मैं डैडी को जानती हूँ। शारिक बोला, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हारा ये क्वार्टर अब मेरे लिए महफूज नहीं रहा। तुमने बताया था कि तुम्हारी अम्मी और बहनें भी यहाँ आती रहती हैं। इन 4 दिनों में वो तो नहीं आई, लेकिन अगर वो आ गईं तो मेरी मौजूदगी राज में नहीं रह सकेगी। जाहिर है तुम उन्हें सिर्फ ड्राइंग रूम तक तो महदूद नहीं रखोगी, वो मुझे यहाँ देख लेंगी। रजिया ने कहा, वो जब आएंगी तो देखा जाएगा। वैसे मैंने डैडी से कह दिया है कि वो 2-4 दिनों तक अम्मी और बहनों को मेरे यहाँ आने से मना कर दें। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अब तो जो होगा भुगतना ही पड़ेगा। रजिया बोली, अच्छा मैं तैयारी कर लूँ, ड्यूटी का वक्त हो रहा है। उसने खूंटी पर टंगी हुई अपनी यूनिफॉर्म उतारी और दूसरे कमरे में चली गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो लिबास बदल कर आ गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप करने लगी। वो जब तैयार होकर उठी तो शारिक गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। नर्स के लिबास में वो बहुत अच्छी लग रही थी। रजिया मुस्कुराई, बोली, क्या दिख रहे हो? शारिक बोला, इस लिबास में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। रजिया मुस्कुराई, बोली, ओके अब मैं जा रही हूँ, सुबह मुलाकात होगी। उसने तेज रोशनी का बल्ब बुझा दिया और सब्ज रंग का नाइट बल्ब जला दिया।
बाहर निकलकर रजिया ने दरवाजा बंद करके ताला लगाया और शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। अब उसे रात भर मध्यम रोशनी में इस कमरे में बंद रहना था। शारिक के दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। शारिक रजिया के बारे में किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। रजिया जब उसे अपने घर लाई थी तो उस वक्त भी शारिक ने उसके बारे में किसी और रंग में नहीं सोचा था। वो महज हमदर्दी में उसे यहाँ लाई थी। और फिर बाद में रजिया की बातों से ये भी पता चल गया कि रजिया को उससे हमदर्दी क्यों हो गई थी। पहली बात तो ये कि समीना रजिया की बचपन की दोस्त थी। शारिक की मदद करने में समीना की दोस्ती का अंसर भी शामिल था। और दूसरा ये कि वो एक पुलिस वाले की ज्यादतियों का शिकार हो चुकी थी। सब इंस्पेक्टर सुलेमान अगरचे उसका शौहर था, लेकिन उसने रजिया के साथ जो कुछ भी किया था उस वजह से रजिया को उससे नफरत हो गई थी। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो शारिक को मुजरिम नहीं समझती थी। रजिया के बकौल वो समीना से दोस्ती के नाते शारिक के बारे में सब कुछ अखबारात में पढ़ती रही थी। अखबारात ने कई मौकों पर शारिक की जिंदगी के पूरे हालात शाया किए थे। वो वाकया भी तफसील से लिखा था जिसने शारिक की जिंदगी का रुख बदल दिया था। वो 12 साल की उम्र का था जब उसके माँ बाप को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया और एक साजिश के तहत उसी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वो जेल भुगत कर बाहर निकला तो एक तालीम याफ्ता नौजवान था। वो सब कुछ भूल कर शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन कानून के मुहाफिजों ने उसे रास्ते से भटका दिया और उसके बाद जो कुछ भी होता रहा वो सब कुछ रजिया के इल्म में था। रजिया ने उसकी मदद किसी लालच के तहत नहीं की थी। उसे दौलत का लालच भी नहीं था। अगर दौलत का लालच होता तो बहुत आसानी से उसे और समीना को कानून के हवाले करके 1 करोड़ का इनाम हासिल कर सकती थी। उसे जिनसी हवस भी नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो इन पिछले 4 दिनों में वो अपनी किसी न किसी हरकत से अपनी ख्वाहिश का इजहार जरूर करती, मगर ऐसा नहीं था। वो एक बहुत अच्छी मसीहा साबित हुई थी। हर लिहाज से शारिक का ख्याल रखे हुए थी। उसने शारिक के लिए अपने आप को अच्छी खासी मुसीबत में मुब्तला कर रखा था। ड्यूटी पर जाने से पहले रजिया रात के लिए उसका खाना और जरूरत की हर चीज छोटी मेज पर रख कर मेज को मसहरी के करीब रख देती ताकि शारिक को बिस्तर से न उठना पड़े। उस वक्त भी तमाम चीजें मेज पर रखी हुई थी। 9 बजे के करीब शारिक ने खाना खा लिया और वो दवाएं भी खा ली जो रजिया अलग रख कर गई थी। उन दवाओं में शायद नींद का असर भी था, क्योंकि उनके खाने के थोड़ी ही देर के बाद शारिक पर गनूदगी सी तारी होने लगी। कई रोज बाद शारिक गहरी नींद सोया। वो आमतौर पर सुबह 7:15 साढ़े 7 बजे जाग जाया करता था, लेकिन उस रोज 7:30 बजे रजिया ड्यूटी से वापस आई तो शारिक सो रहा था और उसे रजिया ने ही जगाया था। नाश्ते के दौरान वो बातें करते रहे। नाश्ते के बाद रजिया ने शारिक को दवाएं वगैरह खिलाईं, उसके सर और बाजू की पट्टियां तब्दील की और फिर अपने दूसरे काम निपटाने के बाद मसहरी के करीब ही दरी पर लेट कर सो गई। शारिक अपने पलंग पर देर तक लेटा उसकी तरफ देखता रहा। गहरी नींद सोई हुई रजिया कितनी मासूम लग रही थी। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वो जिस कमरे में सोई हुई है वहां एक खूनी कातिल और स्मगलर मौजूद है जो उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती कर सकता है। वो खुद उस शख्स को यहाँ लेकर आई थी और पुलिस से बचाने के लिए उसे अपने घर में पनाह दी थी। ये राज फाश हो जाने की सूरत में वो खुद भी कानून के शिकंजे में आ सकती थी, लेकिन रजिया ने उसकी परवाह नहीं की थी। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी तो शारिक पर भी भरोसा किया था। वो पहले ही रोज से इसी कमरे में शारिक की मसहरी के करीब ही सो रही थी। उसे ये यकीन पहले ही रोज से था कि शारिक उसके साथ कोई नाजेबा हरकत नहीं करेगा और शारिक रजिया के इस यकीन को ठेस नहीं पहुंचा सकता था।